तो कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो बेसिकली ये सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है। उसमें जो एक सिक्स चक्र है वो आज्ञा चक्र है और वो पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करवाता है। YouTube चैनल पे 40,000 प्लस सब्सक्राइबर। तो ये सब मेरी जिंदगी यार, मैंने म्यूजिक के अंदर एंटर किया, मैंने गिटार बजाया, मैंने पियानो बजाया, मैंने तबला बजाया, फिर मैंने बांसुरी बजाई, माउथ ऑर्गन बजाया, उसके बाद मैं चुनाव लड़ा, उसके बाद मैंने किताब लिखी, फिर मैं यूट्यूबर बन गया, और फिर मैं अभी मार्केटिंग का काम भी करता हूँ, मेंटरशिप का काम भी करता हूँ। मैंने वेबसाइट। आपका जो स्टमक है वो थर्ड चक्र से रिलेटेड होता है, मणिपूरक चक्र, सोलर प्लेक्सस। हेलो गाइस, आई एम पुनीत अग्रवाल। आई एम थर्ड ईयर यूजी स्टूडेंट एट IIT बॉम्बे। आज हमारे साथ हैं हितेश सर। तो जो हितेश सर हैं वो भी एक IIT बॉम्बे के आलम है। ये 9 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ये एक इंग्लिश और म्यूजिक टीचर भी हैं, और सर पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव हैं। सर की एक सुपर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके यूट्यूब चैनल पे 40,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। उसके साथ ही साथ सर एक ऑथर भी हैं, और सर एक बहुत वेल रेड पर्सन भी हैं। तो आज हम सर से काफ़ी यूजफुल टिप्स लेने वाले हैं। वेलकम हितेश सर। तो हितेश सर ऐसा क्लेम करते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, पर जैसा कि हम देख सकते हैं इनने लाइफ में बहुत सारा काम ये कर चुके हैं, और आगे भी इनके बहुत सारे विजन्स हैं। तो फिर सर वो आपकी क्या कोर स्ट्रेंथ्स रही जिसकी वजह से आप ये सब कुछ अचीव कर पाए हैं? तो मेरी जिंदगी के कोर स्ट्रेंथ्स अलग चीज हैं, और एज अ जेई एस्पिरेंट वो कोर स्ट्रेंथ्स अलग थी। तो आप व्हाट डू यू वांट मी टू टॉक अबाउट फर्स्ट? तो सर पहले हम जेई वाले जो आपका जर्नी थी उसकी कोर स्ट्रेंथ्स की बातें करेंगे। हाँ, तो जेई की जर्नी के बारे में बात करना ठीक रहेगा क्योंकि वही कंटेक्स्ट है। तो उसमें कुछ 3-4 कोर स्ट्रेंथ रही जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आई वॉज ऑलवेज शॉर्ट इन माई क्लास। हाँ सर। तो क्लास में सबसे छोटा होना, जो प्रेयर की लाइन होती थी उसमें सबसे आगे खड़े होना, और फिर जब क्लास में एंट्री करती है पूरी क्लास बच्चे, तो सबसे आगे की बेंच में जाके बैठना, ये शुरू से मतलब मेरी टेंडेंसी रही। तो मैं हमेशा से हाँ फर्स्ट बेंच पर ही बैठा हूँ, पॉइंट ये। तो अब बात आ जाती है फर्स्ट बेंच पर बैठने के फायदे क्या है। तो हाँ वो सर। जो भी सारे फायदे हैं वो मेरी कोर स्ट्रेंथ है। तो जब फर्स्ट बेंच पर आप बैठते हैं तो पहली बात तो फर्स्ट बेंच पर बैठने से क्या होता है कि आपको पीछे के सारे स्टूडेंट्स कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। आप इसके अपोजिट में देखिए, जब यदि आप लास्ट बेंच पर बैठे हैं तो पूरी क्लास के अंदर कोई भी पानी पीने के लिए अपनी बोतल निकाल रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई हिल रहा है, कोई खड़ा हो रहा है, कोई बैठ रहा है, ठीक है, कोई सिर खुजा रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट करती हैं। हाँ सर। ठीक है। और डिस्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि एक आपका कनेक्शन बना हुआ है टीचर से, वो ब्रेक हो गया। तो कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो बेसिकली ये सब न्यूरोप्लास्टिसिटी है। तो जैसे जैसे टीचर आपको कुछ ना कुछ सिखाते जा रहा है, एक इंफॉर्मेशन पास ऑन करते जा रहा है, तो वो एक ब्रिक बाय ब्रिक एक वॉल तैयार हो रही है। हाँ सर। तो आपका यदि कनेक्शन ब्रेक हो गया, डिस्ट्रैक्शन यदि आपको मिल गया, तो आपकी वो जो ब्रिक्स है वो मिसिंग है बेसिकली उस वॉल में से। तो आप सोचिए इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर बनने की शुरुआत है। जब लेक्चर होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर बनने की शुरुआत होती है, बार बार उसको फिर सींच कर उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। आप रिवीजन करके, टेस्ट देकर, टेस्ट एनालिसिस करके, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन आपका बेसिक स्ट्रक्चर यदि वीक हो गया तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम होगी। तो फर्स्ट बेंच पर बैठने का ये फायदा होता है कि वो सब डिस्ट्रैक्शन आपको मिलते नहीं। और दूसरी बात, आपका एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप बना रहता है टीचर के साथ में। यदि आपको डाउट आ रहा है तो पूरी क्लास को रोकने की जरूरत नहीं है, आप ऐसी पास में से सर एक्सक्यूज मी सर, इस प्रकार से एक आई कॉन्टेक्ट बन जाता है टीचर के साथ में। और आप हल्के से वॉल्यूम में, यदि आपको शर्म भी आ रही है, अक्सर क्या है प्रॉब्लम तो ये है ना, अधिकांश बच्चों को डाउट पूछने में शर्म आती है। हाँ। वो सोचते हैं कि यदि मैंने डाउट पूछा तो एक तो क्लास का टाइम वेस्ट होगा मेरी वजह से, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो इंटेलिजेंट लड़का मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्लास की लड़की मेरे बारे में क्या सोचेगी, सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये सब बहुत सारी स्ट्रेस और एंजाइटी और फियर रहते हैं बच्चे को। तो जब फर्स्ट बेंच बच्चा बैठता है तो चुपके से डाउट पूछ लेता है। ठीक है। तो मेरे डाउट्स कम से कम ऐसे होते थे जो कि मैं घर लेके जाता था। अधिकांश डाउट्स क्लास के अंदर ही सॉल्व हो जाते थे, और ये मेरी फर्स्ट कोर स्ट्रेंथ रही। हाँ सर। ठीक है।
तो जैसा कि आपने बताया फ्रंट बेंच पे बैठना आपके लिए, आपने एक पॉइंट बोला कि टीचर से इंटरेक्शन बहुत इजी हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं या जो थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, उनके लिए ये चीज यूजफुल है। तो आपका नेचर भी उस समय कैसा था? हाँ, तो मतलब मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट टाइप का चाइल्ड था। मैं कभी फ्रेंड्स के साथ कोई भी गॉसिपिंग करना, इधर उधर जस्ट टू फूल अराउंड, गली क्रिकेट खेलना, दोस्त बनाना तक, मतलब मेरे कोई दोस्त नहीं थे स्कूल टाइम में। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बट इसके मतलब मुझे एडवांटेजेस ही मिले हैं, क्योंकि स्कूल टाइम से मैंने हमेशा से ऐसे लोगों से दोस्ती बनाई जो मुझसे जिंदगी में मेरे इंटरेस्ट में बहुत आगे हैं। आप समझिए मेरे इंटरेस्ट क्या थे उस समय। मेरे इंटरेस्ट थे आयुर्वेदिक मेडिसिन या कोई भी इस प्रकार का साहित्य आयुर्वेद से रिलेटेड, ये मेरा इंटरेस्ट था। दूसरा मेरा इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स का। तीसरा मेरा इंटरेस्ट था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आयुर्वेद का जो इंटरेस्ट था उसको मैं कैसे परस्यू करता था, मेरे नाना जी के फ्रेंड थे एक, मेरे शहर में, अच्छा। मेरी सिटी में दूसरे कोने पर रहते थे, मेरे डायमेट्रिकली अपोजिट रहते थे। तो मैं सीधे उनके घर पे जाता था और उनसे डिस्कस करता था। ही वॉज माई फ्रेंड, आप समझिए। ठीक है, मतलब फ्रेंडशिप में एज कभी फैक्टर ही नहीं था, ऐसा था कि हाँ इंटरेस्ट मिल रहे हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है तो चलो हाँ, इस मैं आदमी लोगों से को इस बात बारे करते हैं। में ज्यादा कुछ एडवाइस या रिकमेंड नहीं करूंगा, बट मेरी जो पर्सनल चॉइस थी वो ऐसी थी कि मतलब मुझे लगता था कि मेरे से नीचे वाला या मेरे साथ वाला, उसके साथ समय बिताने का कोई फायदा है नहीं। समय ऐसे व्यक्ति के साथ हाँ। बिताओ जिससे कुछ सीखने को मिले। तो मैंने एक तो आपको बताया कि आयुर्वेद का जो मेरा पैशन था वो मैंने कैसे फुलफिल किया। अब इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने कैसे फुलफिल किया, मेरे घर में जब भी टीवी बिगड़ जाता था तो एक मैकेनिक ठीक करने आता था। ठीक है, तो आज के जमाने के ऐसे फ्लैट वाले टीवी नहीं हुआ करते थे, वो प्रॉपर हाँ। बड़ा सा बॉक्स हुआ करता था टीवी के पीछे, और जब वो खुलता था हाँ सर। तो उसमें एक, एक दुनिया खुलती थी भाई साहब, आप समझिए। उसमें हाँ जो सर बोर्ड सही है। खुलता था, उसका जो वैक्यूम ट्यूब खुलता था, उसके अंदर जो कैपेसिटर्स, रेसिस्टेंस, ये सब चीजें, मतलब ये मेरी दुनिया थी, एक सुनहरी दुनिया थी। तो उस दुनिया का जो राजा था मेरे लिए वो था मैकेनिक। तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड किया करता था। ठीक है, ऐसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो था मेरा पैशन, उसके लिए तो कोई व्यक्ति मुझे मिला ही नहीं मेरे शहर में, तो मैं न्यूज़पेपर चाहता था बेसिकली। ठीक है, ये सब कब, ये सब चीजें पढ़ाई करने के बाद, मतलब स्कूल रोज जाना है, फर्स्ट बेंच पर बैठना है, होमवर्क पूरा करना है, और उसके बाद ही सारे पैशन फॉलो करने हैं। और जो पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए तो टीचर है, और जो बाकी के पैशन है उसके लिए मैंने अपने सो कॉल्ड फ्रेंड्स बना रखे थे। हाँ ठीक है, सर। तो मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा इस प्रकार से एक रवैया अपनाया है कि दोस्ती उसी से करो जिससे कुछ सीखने को मिले। बिल्कुल। तो सर जैसे जो हमारे जेई वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी अभी टारगेट मेन पढ़ाई पे है कि जेई क्रैक करना है, तो फिर उनको भी टॉपर से ज्यादा फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, ऐसा कुछ? टॉपर से ज्यादा फ्रेंडशिप ऐसा नहीं कहूंगा टॉपर से करनी चाहिए, टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन में रहना चाहिए। फ्रेंडशिप इज नॉट द राइट वर्ड हेयर। टीचर्स के साथ एसोसिएशन में रहना चाहिए, और जो सिंसियर लोग हैं, सिंसियर आसपास के जो उनके स्टूडेंट्स हैं, को स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ एसोसिएशन में रहना चाहिए। और आप जैसे स्टूडेंट जो कि जस्ट आईआईटी में एंटर किए हैं, उनके साथ भी एसोसिएशन में रहना चाहिए। आप सेकेंड ईयर क्रॉस कर रहे हैं ना, तो हाँ आपके सर। साथ एक अच्छा एसोसिएशन बना सकता है जेई एक्सपीरियंट, विद रेस्पेक्ट टू कि वो हाँ मुझसे सर। बनाए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, बट आपके साथ एक अलग प्रकार का एसोसिएशन बन पाएगा। हाँ हाँ, वो एक फ्रेंडली टॉक कर पाएगा मेरे पास, मुझसे काफी चीजों में रिलेट कर रहा राइट, होगा। राइट। हम्म। तो सर जैसा कि आपने फ्रंट बेंचेस के बहुत सारे फायदे तो बताए, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बैक बेंचर्स रहे लेकिन बहुत सक्सेसफुल भी हुए। और जैसे कि मुझे एक एपीजे अब्दुल कलाम जी का स्टेटमेंट याद आता है जहाँ उन्होंने कहा था, सम ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री कैन बी फाउंड फ्रॉम द लास्ट बेंचेस। और फिर इस पे एक क्लिप बहुत वायरल हुई थी जहाँ पे एक स्कूल की बच्ची है छोटी, वो उन अब्दुल कलाम जी से पूछती है कि व्हाट मेड यू बिलीव इन द बैक बेंचर्स। तो उस पे वो कहते हैं कि आई माई सेल्फ वॉज अ बैक बेंचर। तो ऐसे जो लोग हैं उन पे आप क्या मानते हैं कि उनकी सक्सेस में वो तो फ्रंट बेंच पे नहीं बैठते थे, तो फिर कैसे वो सक्सेसफुल हुए, क्या था वो? तो इस बात को आप पूरी तरीके से लॉजिकली एनालिसिस कीजिए। पहली बात तो फर्स्ट बेंच के जो मैंने फायदे गिनाए वो लॉजिकल फायदे गिनाए। बिल्कुल।
अब जो बैक बेंच के फायदे वो गिना रहे हैं, बैक बेंच के फायदे जो वहां गिनाए गए हैं उसको आप लॉजिकली देखिए। वो ऐसे लोगों के बारे में बात की गई है, सम ऑफ द बैक बेंचर्स के बारे में बात की गई है, सम ऑफ द बैक बेंचर्स हु हैव बेटर आइडिया ऑफ व्हाट टू डू इन देयर लाइव्स। वो कॉन्फिडेंट है अपनी जिंदगी में कि उनको जिंदगी में करना क्या है, और उनको ये पता है कि जो उन्हें जिंदगी में करना है उसमें ये जो क्लास है उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। आप ऐसे कितने कॉन्फिडेंट लोगों को जानते हो। और ये जो क्लासरूम का सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, ये एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड बेंचमार्क है। इट मे नॉट सर्व ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द वर्ल्ड। तो ये स्टैंडर्ड बेंचमार्क है। इट मे नॉट सर्व सम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दोज स्टूडेंट्स आर दोज बैक बेंचर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट हियर? यस सर, मतलब तो उनमें एक कुछ अलग खास लेवल की students हैं। क्लैरिटी थी, उनमें कुछ अलग स्किल्स है जो जिसकी वजह से उन्हें उस चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, First उनको इतना bench के ऐसा। कॉन्फिडेंस है। तो क्या क्लास में इतने सारे जो बच्चे होते हैं सबको इतना कॉन्फिडेंस है कि क्लास से बेहतर बढ़ के नहीं। कुछ है मेरी जिंदगी में जो मुझे पता है, मुझे मेरी दिशा पता है, मैं उसके लिए फाइट मारने के लिए तैयार हूँ, मैं उसके लिए सोते जागते काम करने के लिए तैयार हूँ। कितना कॉन्फिडेंस होगा हर बच्चे को? नहीं होता सर। तो सर काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अकेडमिक बहुत ज्यादा ओरिएंटेड तो नहीं है, लेकिन वो अब कर रहे हैं जेई प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने करियर में बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है कि उनको एग्जैक्टली क्या करना है, पर उनका माइंडसेट थोड़ा सा आर्टिस्टिक है या एंटरप्रेन्योरियल है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या मोटिवेशन रहे जेई प्रिपरेशन का, तो वो उस पर आप कुछ बता सकते हैं? तो ये बात तो यहीं पर ही क्लियर हो गई जब आपने ऐसा बोला कि उन्हें लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, वहीं पर ही क्लियर हो गई। तो जब क्लैरिटी नहीं है तो कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे फ्यूचर थोड़ा बहुत तो सिक्योर रहे हमारा। तो ये जो जेई वाला पाथ है, it ensures your future at least financially and socially. You will not die of starvation. आप जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कमा लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे अपनी जिंदगी में। और जब आप आईआईटी में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि एक आईआईटीएन जो होता है वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को देख सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकता है, और ऐसे लोगों के एसोसिएशन में रह सकता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया है और परस्यू किया है। तो ये जो जेई वाला पाथ है, ये एक तो जेई के दौरान आपका लॉजिक बिल्ड करता है, आपकी क्रिएटिविटी बिल्ड करता है, आपका विजन एक्सपैंड करता है, और फिर जब आप आईआईटी में जाते हैं तो आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखाता है और आपको एसोसिएट करता है ऐसे लोगों से, दोज हु हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड दोस पॉसिबिलिटीज। तो यदि आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप इसी पाथ पे चलते रहो। इस पाथ पर भी जो आपको और जो कुछ करना है आर्टिस्टिक चीजें, वो आप इस पाथ पर आगे जाकर भी कर सकते हैं। और यदि आप इस पाथ को फॉलो नहीं करते हैं तो इस बात की क्या संभावना है कि आप अपने आर्टिस्टिक करियर को या इंटरेस्ट को परस्यू करते हुए कुछ सब्सटेंशियल कर पाएंगे अपनी जिंदगी में? बिकॉज वहां पर कंपटीशन बहुत है। एवरीबडी वांट्स टू बी म्यूजिशियन एंड मेक मनी। तो उसमें कितने लोग कर पाते हैं? अल्टीमेटली सर्वाइवल भी तो जरूरी है। तो जैसे सर अभी मैं भी आईआईटी में हूँ, आप भी आईआईटी से हैं, तो शायद हम आईआईटी जाके ये चीज रियलाइज भी कर पा रहे हैं कि बल्कि वो प्रोबेबिलिटी बढ़ती ही है कि एक बंदे को वो अपॉर्चुनिटी, वो एक्सपोजर मिले जिससे वो बाकी नॉन एकेडमिक साइड्स को भी ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए। उसमें भी शायद सक्सेस के चांसेस बढ़ते ही हैं एक अच्छे कॉलेज में आने से स्टूडेंट के। इस पे आप क्या कहेंगे? यस, तो जैसे कि मेरी चक्रों की एक थ्योरी है। तो जो चक्रों की थ्योरी है उसमें जो एक 6th चक्र है वो आज्ञा चक्र है, और वो पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करवाता है जिंदगी में। जिस इंसान के अंदर वो 6th चक्र है, जो आज्ञा चक्र है, जिसका ज्यादा अवेकन है, अच्छे से एक्टिवेटेड है, वो दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी के अंदर पॉसिबिलिटीज देख सकता है। सो माय पॉइंट इसकी जो जेई का आपका प्रोसेस है, जेई के जो एग्जाम होता है, जो इंटीग्रेशन की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स आती हैं, जो फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स भी है, वहां पर इलेक्ट्रॉन भी आ गया है, उसके अंदर फिर मैग्नेटिज्म भी आ गया है, ग्रेविटी भी आ गई है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग इस प्रकार से की जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जेई प्रिपरेशन कि आपका जो ब्रेन है वो काफी इंट्यूटिव हो जाता है, आपका जो ब्रेन है काफी क्रिएटिव हो जाता है, पॉसिबिलिटीज देखने लग जाता है कि अगर मैं इसमें ये सब्स्टिट्यूट करूं, उसके बाद में इसको ऐसे डिफरेंशिएट करूं तो ये इंटीग्रल बन रहा है। अगर ये गैस का ये रंग आ रहा है, इसका ये एटॉमिक नंबर है,
तो शायद ये उसका फॉर्मूला वैसा हो सकता है, तो वो यहाँ पर फिट होता है। तो हाँ, अब ये आप समझ रहे हैं ना, डॉट्स कनेक्ट वाली एक्सरसाइज है। इट इज अ ब्रेन हाँ एक्सरसाइज। सर, बिल्कुल JEE is a kind of brain exercise which has other benefits also. भाई मैथमेटिक्स आपकी जिंदगी में काम तो आएगा ही आएगा। यदि आप कुछ ना कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं तो फिजिक्स काम आएगा, केमिस्ट्री काम आएगा, वो तो एक इंफॉर्मेशनल पार्ट है। बट जो आपकी प्रिपरेशन है, जो आपके टेस्ट हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपका एग्जाम है, वो इस प्रकार की एक ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज है जो आपकी इंट्यूशन को बढ़ाती है, क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, आपका जो सिक्स्थ चक्र है उसको तेज करती है, ताकि जिंदगी में आप पॉसिबिलिटीज देखने लग जाते हैं। बिल्कुल सर। तो सर जैसे जो भी मेरी आपसे पहले भी चर्चा हुई है, तो आप कंसिस्टेंसी की भी बहुत बात करते हैं कि भाई एक हर इंसान के करियर में कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आपकी लाइफ में क्या रहा कंसिस्टेंसी को लेकर? आप कितने कंसिस्टेंट थे और उसने आपको कितना हेल्प करा? हाँ, तो जैसे कि पहले ही मैंने मेंशन किया है कि इंटेलिजेंस वाज नॉट माय स्ट्रेंथ वाज कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और एंड डूइंग थिंग्स लिटिल स्मार्टली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई वाज इंट्रोवर्ट, so I never had friends. I only used to associate with people who are superior to me, who are experienced, who have explored life, who have explored that field better than me, more than me. तो ये स्मार्ट मैंने काम किया एक प्रकार से, ठीक है। तो जैसे कोर स्ट्रेंथ की बात चल रही थी, उसमें एक कोर स्ट्रेंथ वो बता दी मैंने आपको, फर्स्ट बेंच पे बैठना, ठीक है। दूसरी कोर स्ट्रेंथ मेरी थी कि मेरे को न्यूरोप्लास्टिसिटी के कंसेप्ट अनजाने में समझ में आ गए थे, मैं उनको फॉलो करता था। जैसे कि कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिजल्ट है फिजिक्स का, उसको मैं अपनी दीवार पे लिख देता था, मैं अपने दरवाजे पर लिख देता था, मैं अपने पंखे पर लिख देता था, क्योंकि सर्दियों का टाइम था, पंखे चलते नहीं थे, पंखे पर लिख देता था, खिड़की पर लिख देता था, बेड के पास में, हर जगह लिख देता था। और शॉर्ट नोट्स बनाता था मैं, A4 साइज के शॉर्ट नोट्स, एक एक चैप्टर के, और उसको फोल्ड करके, मुझे रनिंग की आदत थी, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठकर रनिंग करना है, 5 बजे उठकर रनिंग करना है, तो मैं रनिंग करने जाता था। और थोड़ा थक जाते थे तो फिर एक लैंप के नीचे खड़े होकर थोड़ा सा वो पन्ना निकाल लिया, शॉर्ट नोट्स निकाल लिए और देख लिए, ठीक है। फिर थोड़ा और रनिंग कर ली, फिर देख लिए, फिर साइकिल चला के कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग के रास्ते में देख लिया, क्लास के पहले देख लिया, क्लास के बाद देख लिया। और सबसे जो पावरफुल मोमेंट होता है एक स्टूडेंट की पूरी डेली शेड्यूल में, वो है सोने से पहले देख लिया। सोने से पहले देख लिया और उठने के जस्ट बाद देख लिया। हाँ सर। ये कैसे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे मेरी हैबिट के अंदर ये चीज आ गई। और न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांतों के अनुसार ये बहुत पावरफुल हैबिट है, पावरफुल टेक्निक है कि एक समय लेकर उस चीज में ज्यादा सिर मत मारो, आप उस चीज को अपनी जिंदगी के अंदर इंटरलाइज कर दो, पूरे डेली लाइफ के अंदर आप उसको इनकॉर्पोरेट कर दो। वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो फार्मूला है, वो जो रिएक्शन है, दैट फार्मूला, दैट इंफॉर्मेशन मस्ट हिट योर ब्रेन एज ऑफन एज पॉसिबल थ्रू आउट द डे, ठीक है। तो सर तो जो ये बात आपने मेरे को टर्म समझ में यूज आ गई थी। दैट वाज वन ऑफ माय कोर स्ट्रेंथ्स, सेकंड वन यू कैन से। यस। तो सर जैसे आपने जो ये टर्म यूज करा है न्यूरोप्लास्टिसिटी, तो हमारी ऑडियंस को आप इसका बता सकते हैं इस टर्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? हाँ, सो न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरो मींस न्यूरॉन्स, और प्लास्टिसिटी अगेन जेई के अंदर आती है प्लास्टिसिटी। अगर कोई चीज रिजिड है तो उसकी प्लास्टिसिटी कम है या फिर वो नॉन प्लास्टिक है, लेकिन अगर उसके अंदर तरलता है, इधर उधर जुड़ने की, टूटने की, मुड़ने की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उसके अंदर प्लास्टिसिटी है। तो न्यूरॉन्स की एक दूसरे के साथ जुड़ने की और एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाने की और उन कनेक्शंस को ब्रेक करने की जो टेंडेंसी है, जो फेनोमेना है, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी है। तो यानी बच्चे अगर बार बार फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज के बीच बीच में, तो वो कनेक्शन जल्दी बनते हैं, ऐसा आपका मानना है? एग्जैक्टली, वो कनेक्शन जल्दी बनते हैं। न्यूरॉन्स विच फायर टुगेदर, दे वायर टुगेदर। किसी भी चीज को आप बार बार करते हैं, किसी भी चीज को आप बार बार करते हैं, तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स बार बार फायर होते हैं और उन कनेक्शंस को बनने की संभावना बढ़ती रहती है। और जब आप कंटिन्यू टू फायर करते हैं उसको, तो कनेक्शंस वहां पर वायर हो जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी चीज है, आप भी समझिए। मतलब ये हर इंसान के बारे में बात कही जा रही है। जब ये फैक्ट अगर हर ह्यूमन ब्रेन के बारे में सत्य है,
तो ये बात खत्म हो जाती है फिर कि जिंदगी में कोई बेवकूफ रहेगा और कोई इंटेलिजेंट है, कोई स्मार्ट है, कोई समझदार है, ये सारी बातों का खत्म हो जाता है सारा कंसेप्ट ही, क्योंकि सबके पास न्यूरॉन्स है, हर न्यूरॉन की ये टेंडेंसी है, साथ में फायर होंगे तो साथ में वायर होंगे, न्यूरोप्लास्टिड सबके पास है, तो एवरीबडी कैन लर्न एनीथिंग दैट दे विश टू लर्न इन देयर लाइव्स। ठीक है, बस ये अच्छा है तो कि उसकी चाह उसमें हो। यदि वो मजे मजे से करेगा ना, तो न्यूरॉन्स बड़ी खुशी खुशी स्वयं आएंगे और एक दूसरे का कनेक्शन बनाएंगे। यदि वो मजे मजे में नहीं करेगा ना, स्ट्रेस में करेगा ना, तो उनके न्यूरॉन्स पहले से स्ट्रेस्ड में रहेंगे। आप सोचिए ना, दो तार, एक तार यहाँ पर है, एक तार यहाँ पर है, और वो स्ट्रेस के अंदर है, आप इनको पास बुलाकर कनेक्शन बनाना चाहते हो, वो कनेक्शन नहीं बनेंगे। and there comes again the concept of chakra, which is first chakra. First chakra is about confidence. If your first chakra is strong, then you are confident in your life. If your first chakra is weak, then you are fearful in your life, you are full of anxiety and stress. तो अधिकांश बच्चे तो इस दुनिया में, और जेई एस्पिरेंट्स भी फियर के अंदर जीते, डर के अंदर जीते, स्ट्रेस के अंदर जीते, इसीलिए उनके न्यूरोप्लास्टिक सिनेप्टिक कनेक्शंस बन नहीं पाते। कोई भी जिंदगी में आदमी जितना स्ट्रेस में रहेगा, उतनी उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी कम रहेगी। रिलैक्स रहना जरूरी है, मोटिवेटेड रहना जरूरी है, ग्रेटिट्यूड फील करना जरूरी है। ठीक है, एसएम सर भी ये बात कई बार कहते हैं कि आप उस सब्जेक्ट को प्यार करो, दिल से उस सब्जेक्ट को पढ़ो, दिल से क्लास में आओ, दिल से अपनी क्वांटाइज शीट को सॉल्व करो, दिल से एग्जाम दो, दिल से टेस्ट दो, टेस्ट से डरो मत। एसएम सर तो यहां तक कहते हैं कि पढ़ाई शुरू होने से पहले ही आप टेस्ट दे डालो। अच्छा, है ना, तो ये एक और कोर स्ट्रेंथ रही। तो जैसे अभी हमने कंसिस्टेंसी की बात चली रही थी, और आपने एक और पॉइंट अभी बोला कि दिल से क्लास देखो, दिल से पेपर दो, तो ये जो चीजें थी, क्लास अटेंड करना, पेपर देना टाइम टू टाइम, इसमें आप कितने कंसिस्टेंट थे, और आप बच्चों को क्या सलाह देंगे कि इसमें कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए? देखो, ये सब तो एक्सटर्नल इवेंट्स हैं, आपको थोड़ा इंटरनली देखना है। इंटरनली आप किसी स्ट्रेस से ग्रसित है कि नहीं। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो किस कारण से लगता है, किसी चीज का स्ट्रेस हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है। ठीक है, ये जो आपने पॉइंट पूछा है बेसिकली इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट कोर स्ट्रेंथ दैट आई कैन टॉक अबाउट, इफ यू अलाउ मी। उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। जरूर सर। तो ये क्या मेरे जिंदगी में एक प्रकार से ब्लेसिंग रही या फिर कोइंसिडेंस रहा कि मैं एसएम सर की कोचिंग में आ गया, इनसाइट में। अच्छा, ठीक है, तो एसएम सर क्या है कि पहले मेरी जिंदगी के ऐसे टीचर रहे पहले, और आखिरी मैं ऐसा रहा जिसको मैंने देखा कि इन्होंने सब्जेक्ट का मजाक उड़ा रखा है, सब्जेक्ट का मजाक बना रखा है। सब्जेक्ट का मजाक कैसे बनाते हैं, जैसे कि एसएम सर केमिस्ट्री पढ़ाते थे, तो और वहां से वैसे गैस निकलेगी तो भाई दुर्गति कर देगी, और उसके बाद ये एटम निकलेगा, मोटे ताजे एटम होते हैं, और वो इस प्रकार से, जैसे बस का एग्जांपल देते हैं सर, कभी बस के अंदर बंदे कैसे बैठते हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल देते हैं, मतलब सब्जेक्ट का मजाक बना देते हैं सर। ठीक है, तो ये कला मैंने इनसे सीखी, और फिर बाद में जाके जब मैं आईआईटी जेईई का मैथ्स पढ़ाने लग गया, तो इसी कला को मैंने अपने टीचिंग के अंदर ढाला। कैसे मैंने ढाला कि जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर टर्म्स होते हैं T1, T2, T3, M1, M2, A1, A2, तो मैं उसको ऐसे बच्चों के सामने बोलता था कि ये तो टवन है, ये टट्टू है, ये T4 है, ये T3 है, ये ट्रीट है। T4 को टीचर बोल दिया, टीचर। B1 को बन बोल दिया, B2 को बट्टू बोल दिया, B3 को बत्तरी बोल दिया, B4 को बेचारा बोल दिया, B5 को बचपन बोल दिया, B6 को बच्चा बोल दिया, है ना। अब फॉर्मूले के अंदर कैसे, जैसे कि दो स्ट्रेट लाइंस हैं, एक का स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, दोनों के बीच में जो tan थीटा है वो आपको पता ही क्या होता है, तो उसको कैसे बोल दिया, इसका स्लोप तो m1 है, ये m2 है, तो tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 का मॉड। ठीक है, जहां पे tan x आया उसको टैंक्स बोल दिया, जहां पे 2x आया उसको टुक्स बोल दिया, 3x आया को थ्रिक्स बोल दिया, 4x को फोक्स बोल दिया। आप समझ रहे हैं ना, टीएम आया टर्म बोल दिया। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट का मजाक मैंने बनाना शुरू किया अपने जेईई के टाइम से, और उसको मैंने फिर आगे कंटिन्यू किया अपनी टीचिंग में। और उसके बाद मेरे को इस प्रकार से सब्जेक्ट के अंदर कॉमेडी करने वाला कोई टीचर मिला नहीं, अपनी जिंदगी मैंने कभी देखा नहीं। आज जो भी यूट्यूब पर हो रहा है वो तो एक यार एक फर्जीवाड़ा हो रहा है,
वो सब्जेक्ट के साथ में कुछ अलग प्रकार की ऐसी कॉमेडी चलाई जा रही है जिसका सब्जेक्ट से कोई संबंध नहीं है। आर यू फॉलोइंग माय पॉइंट हियर? हाँ हाँ, और इसको इसका, इंटीग्रेट करना पड़ेगा सब्जेक्ट में कॉमेडी को, हाँ, ताकि बच्चे तो खुशी खुशी याद करें। वो इंटीग्रेशन मैंने पहली बार एसएम सर की क्लास के अंदर देखा। अब इसका हम्म, फायदा क्या है? दिस इज वेरी डीप हियर, आप इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत ही हाँ, खतरनाक कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लाइफ में, विशेषकर जो साइंस है और जो मैथ्स है, ये उनकी जिंदगी में कैसा होता है, वो कैसे देखते हैं? वो उसको एक मॉन्स्टर की तरह देखते हैं, एक डेविल की तरह देखते हैं। उस सब्जेक्ट का बिल्कुल। ख्याल आते ही, उस चैप्टर का ख्याल आते ही, उसके टेस्ट का ख्याल आते ही बच्चों के पसीने छूटने लगते हैं, उनकी पूरी बॉडी के अंदर डर फैलने लगता है, एंजाइटी फैलने लगती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, और बॉडी एंड माइंड आर कनेक्टेड। तो जब माइंड के अंदर कोई ऐसा थॉट आता है जो हमको स्ट्रेसफुल बनाता है, तो पूरी बॉडी उसको फील करती है, योर होल बॉडी फील्स दैट इमोशन। यस तो सर। वो जो बॉडी जब बार बार उस इमोशन को फील करती है, तो उस बॉडी के अंदर वो इमोशन बार बार दौड़ने लगता है। So my point is, your whole body, your whole mind, your whole existence feels that fear towards that subject. लेकिन जब आप सब्जेक्ट कैसे मजाक बना देते हैं, मजाक में उसको पढ़ते हैं। मुझे तो यहां तक भी याद है कि सर ने जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाई थी, तब मैंने उस पर एक कविता लिख डाली थी। अच्छा। ठीक है, तो वो कविता लिख के मैं सबको वो पढ़ाता था। अभी भी है आपके पास कविता? सॉरी, अभी तक लिखी हुई है? अभी तक लिखी हुई है आपके पास वो कविता? ना यार, उस टाइम पे तो क्या यार, सब कागज पेन से होता था। ऐसा तो था नहीं कि हमारे पास पीसी था या मोबाइल था। वो तो साइबर कैफे का जमाना था यार। साइबर कैफे में जाके इंटरनेट सर्व करते थे और एसटीडी बूथ पे जाके हम लोग फोन पे बात करते थे। तो उस प्रकार की, इस प्रकार से कुछ नहीं मेरे पास अभी होगा, ठीक है। बट मेरा जो पॉइंट है, विच इज इन रिलेशन टू योर क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, वो ये कि इस प्रकार की जो एक्टिविटीज मेरी जिंदगी में हुई बिकॉज ऑफ लाइक व्हेन आई जॉइंड एसएम सर्स कोचिंग इनसाइट, तो इस सब्जेक्ट के साथ मेरा डर है ना, जो कि पहले भी कम था, क्योंकि बचपन से वो जो स्टूडियस गाय कम था, वो और खत्म हो गया। और खत्म होने की जगह अब क्या है कि फन आ गया। ठीक है, तो जब आपकी जिंदगी में जब सब्जेक्ट में फन आ जाता है ना, तो उसमें फिर लव आ जाता है सब्जेक्ट के प्रति, एक्साइटमेंट आ जाता है। तो फिर ये सब नहीं रहता कि मतलब मुझे एग्जाम में टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, या मैं उससे डर रहा हूं। इसी से रिलेटेड है सारी चीजें। अगर आपका ब्रेन बेसिकली स्ट्रेस में है ना, तो मेमोराइज भी नहीं कर पाएगा, और ना कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, ना कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाल पाएगा, ना वो ये ढूंढ पाएगा कि ये इस इंटीग्रल तक पहुंचने के लिए मैं क्या सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करूं, ना वो केमिस्ट्री के रोड मैप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, ना वो इलेक्ट्रॉन को विजुलाइज कर पाएगा, ना वो एफ फ्री बॉडी डायग्राम्स को विजुलाइज कर पाएगा माइंड में। तो सारा गेम माइंड का है। यस सर। सर, तो जैसे पूरी बात जब कंसिस्टेंसी पे चल ही रही है, तो आप बता सकते हैं आपके बचपन में आप कितने, मतलब बहुत इस फॉर्मल से सेटअप को लेकर ही, कि क्लासेस में कितना जाते थे या हमेशा ही जाते थे? स्टूडियस तो आप थे, आपने बताया, तो आप कैसे थे? सेल्फ लर्नर ज्यादा थे, या फिर जो रेगुलर क्लासेस भी अटेंड करता है हाँ उसको हाँ, बहुत ध्यान से सुनता है, या दोनों तरह का बैलेंस थे, क्या था? तो ये क्या बचपन में एक एक फनी इंसिडेंट मुझे याद आता है कि जब क्लास में से कोई बच्चा एब्सेंट होता था ना, मेरे साथ का मेरा दोस्त, ठीक है, ऐसा लगता कभी अंकित नहीं आया यार, आज तो यार कपिल नहीं आया। दोस्त क्या, साथ में बैठने वाले दोस्त तो नहीं थे वो मेरे, क्योंकि मैं हमेशा अकेला अकेले रहता था। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार कैसे है, इसकी मम्मी ने इसको बोला ना कि स्कूल जा आज, इसके पापा ने इसको डांटा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो एक दिन क्या है कि मेरी नानी की डेथ हो गई। नानी की, हम रहते थे वहां पर, नानी की डेथ हो गई, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि आज नानी गुजर गई है, तो आज स्कूल नहीं जाना है। तो मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि मेरे को भी ये फ्रीडम मिल सकती है क्या, ये ऐसा प्रावधान भी होता है क्या स्कूल नहीं जाने का। तो इससे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आई वॉज ऑलवेज सो कंसिस्टेंट इन माई अटेंडेंस कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि स्कूल नहीं जाने का प्रावधान भी होता है, स्कूल नहीं जाने की फैसिलिटी भी होती है। तो वो कंसिस्टेंसी मेरी जिंदगी में हमेशा काम की। तो ये जैसे आप, ये भी एक कोर स्ट्रेंथ ही थी कि आपको, जैसे मान लो यस, पेरेंट्स ने अलाउ नहीं करा छुट्टी लेना, तो वो एक बहुत पॉजिटिव चीज रही आपकी लाइफ में यस, भी।
तो सारे बच्चों को फिर क्लासेस वगैरह तो अटेंड करनी ही चाहिए अगर वो सीरियस है अपने कॉम्पिटिटिव हाँ, एग्जाम के प्रति। ये जो बात आपने हम्म। कही, इस पर मैं एक और बहुत ही पावरफुल बात कहना चाहूंगा, विशेषकर हम्म। जो लोग आईआईटी में जा चुके हैं उनके लिए। हमारे प्रॉफ हमसे ऐसा अक्सर कहा करते थे, प्रॉफ को समझ में आ चुका था कि यार ये लोग जेई पास करके हैं, बहुत फाइट मार के हैं, अभी बड़ी रिलैक्स्ड हो चुके हैं, अभी ये मतलब ज्यादा फाइट नहीं मारना चाहते अपनी जिंदगी में। तो प्रॉफ को समझ में आ चुका होता, तो प्रॉफ हम लोगों को एक बहुत बढ़िया टिप देते थे कि आप रेगुलरली क्लास आ जाइए, बस हम्म। रेगुलरली क्लास आ जाइए, जो क्लास में बताया जा रहा है उसको जितना हो सके आप नोट्स बना लीजिए, जो क्लास में प्रॉब्लम्स करवाई जा रही हैं आप उनको अच्छे से कर लीजिए, जो क्लास में अलग से दिया जा रहा है उसको आप थोड़ा बहुत कर लीजिए, बस इतना हो जाएगा। आप यदि इतना भी कर लेंगे ना अपनी जिंदगी में, उसके बाद जो भी आपका मिड सेमेस्टर आएगा, एंड सेमेस्टर आएगा, तो उसमें आप लाइक 8 आउट ऑफ 10 मार लेंगे, और कभी कभी तो 10 आउट ऑफ 10 भी मार लेंगे। तो उससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो क्लास की जो कंसिस्टेंसी है इतनी पावरफुल होती है। हाँ, जो लोगों को लगता है कि क्लास मिस हाँ। कर दूंगा बाद में जाके मैं इसको कवर कर लूंगा, वो जिंदगी में कभी कवर होता नहीं है, वो जिंदगी में सिर्फ आपको आगे और स्ट्रेस ही देता है। हम्म। सो दिस इज द वैसे सर पावर मुझे ऑफ इस पे, कंसिस्टेंसी इन क्लास। हाँ, आप ही का एक पहले हमारी चर्चा में जो आपने बात बोली थी वो याद आ रही है मुझे कि आपने बोला था कि एक लेक्चर में जो एक टीचर बोलता है वो उसका जो इतना एक्सपीरियंस होता है उसका निचोड़ होता है, जो उसने इतना कंटेंट पढ़ा होता है लाइफ में, जो इतनी चीजें देखी है, उस सब्जेक्ट को जितना टाइम दिया है, तो वो उनसे इंटरेक्ट करना एक बहुत वो है, मतलब हाँ, तो बहुत यूजफुल जाहिर चीज हो सी बात सकती है, है। आप क्लास मिस करके मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हो टीचर को, क्लास को, बाकी सहपाठियों को, और अपने आप को क्या संदेश देना चाह रहे हो? आप क्या ज्यादा समझदार हो क्या? अपने शिक्षक से ज्यादा हम्म। जानकार हो क्या? उसने जो इतने साल से जो पढ़ा है और पढ़ा है, और आप जैसे सैकड़ों हजारों बच्चे देखे हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है एकदम क्रिस्प इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन छानने के बाद, तो आप उसको मिस करके आप सोच रहे हो कि मैं अपने हिसाब से देख लूंगा इस इन्फॉर्मेशन को। मतलब ये कैसे, मतलब आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस लेवल ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। हम्म। मतलब छुट्टी तो बहुत एक्सट्रीम केस में ही ली जाती थी, जहां तक हो सके क्लास लेने के प्रति वो रहता था कि मैं अटेंड करूं। हाँ, मतलब मैं अपनी स्कूल टाइम की जो छुट्टियां मैं आपको जब गिनाया ना, तो मतलब मुझे कौन सी याद आ रही है, सीधे जब नानी जी की डेथ हुई थी वो छुट्टी मुझे याद आ रही है, अदरवाइज मुझे और कोई छुट्टी याद भी नहीं आ रही है कि मैं इतना कभी बीमार था या कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई हो, या किसी भी कारण से मैंने बंक मार लिया हो। बंक तो इम्पॉसिबल ही था यार, बंक तो बहुत ही खतरनाक चीज है, सोचकर भी लगता है कि कैसे बंक कैसे मार सकते थे स्कूल से हम्म। तो सर जो कोचिंग क्लासेस है जहाँ पे हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फिर वहां तो बच्चों में इसके प्रति बहुत सीरियसनेस होनी चाहिए कि डेली क्लास जाएं, डेली टीचर को सुने। और शायद आपसे जो मैं समझ पा रहा हूँ ये एक मेजर रीजन बनेगा आपका उस एग्जाम को क्रैक हाँ, करने में। हाँ, हाँ, अच्छा, इसमें एक और बात आपने मुझे याद दिला दी जो मैं ऐड कर सकता हूँ। हाँ सर। मतलब जो भी आपने बताया कि ऐसा बिहेवियर होना चाहिए बच्चे का, हम्म। वो उसका होता नहीं है। वो क्या करता है, वो बंक मारता है, वो इधर उधर हम्म। घूमने निकल जाता है, खाने पीने निकल जाता है, हम्म। मस्ती करता अपने सो कॉल्ड फ्रेंड्स के साथ में। अब आप इसकी पीछे की गहराई समझिए, गहराई क्या है? इसकी पीछे की गहराई ये है कि उसको ऐसा लगता है कि ये है सही समय मस्ती करने का, जिंदगी जीने का। हम्म। क्लास कौन जाए यार, हम्म। चल दोस्तों के साथ फिल्म देख लेते हैं यार, चल मोमोज खाने चलते हैं यार, चल हुक्का बार चलते हैं यार, ये जिंदगी जीने का सही समय है। तो मैंने हाँ अपने सर। स्टूडेंट्स को हमेशा से ये बताया है कि अगर आपको लगता है ना कि ये जिंदगी है, पहली बात तो ये जिंदगी नहीं हम्म। है हम्म। ठीक है, और जिंदगी जीने के लिए ये समय सही नहीं है। अभी जब आप आईआईटी में चले जाएंगे और आईआईटी से जब आप निकल जाएंगे, तो उसके बाद कितनी प्रकार की रंगीन जिंदगी आपका इंतजार कर रही है सही समय पर, उसका आपको आइडिया नहीं है दूर दूर तक। तो हाँ ये सर। मैसेज मैंने हमेशा देने की कोशिश की है। बाकी ज्यादा मतलब इस पॉइंट को लेकर मैं इलेबोरेटिव नहीं हो सकता हूं यहाँ पर, बट आप समझ गए कि जिंदगी हाँ वो सर। नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। जिंदगी बहुत बड़ी होती है यार, मतलब क्या 16 साल 17 साल का, मतलब अब मैं 34 ईयर्स का हूँ, और मुझे आज भी लगता है मैं डबल उस एज का हूँ जितने का एक जेई एस्पिरेंट होता है। और मुझे आज भी लगता है कि मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ और आगे और भी जीने वाला हूँ। मेरे अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि मैं यार नहीं, 17 साल में हाँ मुझे जिंदगी जी लेनी चाहिए थी अपनी। सर। ठीक है, तो ये पॉइंट है। हाँ मतलब
वो तो जिंदगी बनाने वाला समय है, जब आप अपना माइंडसेट, अपनी अच्छी हैबिट्स बिल्ड करें जो आपको आगे की लाइफ शायद बहुत खुशी से जीने में हेल्प करे। हाँ, तो मतलब अगर मेरी जिंदगी के बारे में बात करें तो ये सब मेरी जिंदगी है यार। मैंने म्यूजिक के अंदर एंटर किया, मैंने गिटार बजाया, मैंने पियानो बजाया, मैंने तबला बजाया, फिर मैंने बांसुरी बजाई, माउथ ऑर्गन बजाया, उसके बाद मैं चुनाव लड़ा, उसके बाद मैंने किताब लिखी, फिर मैं यूट्यूबर बन गया, और फिर मैं अभी मार्केटिंग का काम भी करता हूँ, मेंटरशिप का काम भी करता हूँ, मैंने वेबसाइट बनाई अपनी, मैंने बहुत कुछ किया। तो मैंने अपनी जिंदगी जी यार, और हाँ मुझे सर। कोई रिग्रेट नहीं है कि यार ये जिंदगी से ज्यादा वो जिंदगी बढ़िया थी जब मैं 16-17 साल का था, तब अपने दोस्तों के साथ बढ़िया से घूमता फिरता, फिल्में देखता, पिज्जा खाता। ठीक है, तो हाँ वो सर। तो कुछ भी नहीं है इस जिंदगी के सामने। मतलब ये मेरी जिंदगी है। बाकी मैं फेलो आईआईटियंस की जिंदगी देखता हूँ तो वो तो और भी खूबसूरत है, और भी रंगीन है। और इसी से रिलेटेड है वो पहला वाला पॉइंट, एसोसिएशन, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये बहुत डेडली चीज है कि आप ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो जिनका उद्देश्य वो नहीं है जो आपका उद्देश्य है। आप समझ रहे हो? हम्म। फिजिक्स में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रेजोनेंस का। हाँ सर। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? जब एक वेव जिस फ्रीक्वेंसी की है वो दूसरी वेव को उसी फ्रीक्वेंसी में लाने का प्रयास करती है, हाँ। तो आपके जो विचारधारा है, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो एटीट्यूड है, वो आपके ब्रेन के अंदर ब्रेन वेव्स के फॉर्म में रहता है। हम्म। आपके ब्रेन यस में सर। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉन्स्टेंटली आ रहे जा रहे हैं, मैग्नेटिक सिग्नल्स कॉन्स्टेंटली आ रहे जा रहे हैं, उससे एक ब्रेन वेव्स पैदा हो रही है। तो दो लोग जब एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय गुजारते हैं तो वो एक दूसरे के ब्रेन वेव्स को प्रभावित करने लगते हैं, रेजोनेंस के आधार पर एक दूसरे के ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। अभी कौन कितना बड़ा यस सर। इन्फ्लुएंसर है तो वो उस पर निर्भर करता है। एक फिसड्डी बच्चा आएगा, हम्म। एसएम सर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय गुजारेगा तो वो एसएम सर की दिशा में आगे बढ़ेगा। एसएम सर फिसड्डी की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल सर। समझ रहा है? लेकिन हाँ हाँ। नॉर्मल बच्चा है, यदि एक बहुत बड़े बदमाश के या नशेड़ी के साथ हैंग आउट करने लगेगा वो तुरंत उसकी तरफ खिंच जाएगा। हाँ, वहां ठीक पे है, उसका इन्फ्लुएंस, बैड वाला इन्फ्लुएंस ज्यादा भारी हो जाएगा। ये सब चीजें। तो सर कोई एंडिंग नोट देना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस के लिए? ब्रीफ नोट तो वो चक्रों की जो थ्योरी है उसके आधार पर मैं देना चाहता था, सेपरेटली उसको देंगे। तो ब्रीफ नोट जो अभी लोग जेई लिख रहे हैं उनके लिए मैं हम्म। देना चाहूंगा। सबसे पहले तो व्यास यूट्यूब चैनल पर जाकर जो स्ट्रेटेजीज दे रखी हैं, एसएम सर ने अपनी केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी दे रखी है। एसएम सर ने 2 स्ट्रेटेजी दे रखी है, एक जनरल स्ट्रेटेजी दे रखी है और उसके साथ में केमिस्ट्री की अलग दे रखी है। फिर फिजिक्स वाले सर ने फिजिक्स की अलग दे रखी है, मैथ्स वाले सर ने मैथ्स की अलग दे रखी है। तो उस स्ट्रेटेजी को अच्छे से जाके देखिए और उसका पालन कीजिए। लास्ट के 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आपको उन्हीं का पालन करना है। ठीक है? हम्म। और उसके अलावा बेसिक बेसिक चीजें होती हैं जैसे कि शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनका जो एडवांटेज है उसको बिल्कुल भी आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। इट इज नॉट जस्ट अ रिवीजन टूल। ऐसा नहीं है कि टाइम बचाने के लिए इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा, उस इतनी मोटी किताब का मैंने शॉर्ट नोट बना लिए, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। इट इज अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी, इट इज अबाउट firing neurons which are willing to wire with each other, which are willing to build connections with each other। तो वो शॉर्ट नोट्स आप बनाइए। ठीक है? नींद पूरी लीजिए। ठीक है? खाना जितना हो सके आप सात्विक खाइए। देखिए, अगेन मैं चक्रों पर आ जाऊंगा। जो 7 चक्र है उसमें से जो तीसरा चक्र है, देखो अभी तक हमने मोटी मोटी बात की छठे चक्र के बारे में। छठा चक्र मतलब कि इंट्यूशन, विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी। फर्स्ट चक्र की बात आई थी कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है? जितना ज्यादा फियरफुल बच्चा होगा उसका फर्स्ट चक्र उतना वीक होगा। ठीक है? तो थर्ड चक्र की यदि बात करें, थर्ड चक्र आपका स्टमक के अंदर होता है। आपका जो स्टमक है वो थर्ड चक्र से रिलेटेड होता है, मणिपूरक चक्र, सोलर प्लेक्सस। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा गरिष्ठ भोजन खाता है, फास्ट फूड खाता है, ऐसा फूड खाता है जो कि डाइजेस्टिव नहीं है अच्छे से, उसका थर्ड चक्र बिगड़ता है। और थर्ड चक्र रिस्पॉन्सिबल है विल पावर के लिए।
तो जिसका थर्ड चक्र कमजोर है ना, वो हमेशा आलसी रहता है, लेजीनेस में जीता है, प्रोक्रेस्टिनेशन में जीता है। और ये लेजीनेस है ना, ये प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, ये किसी इंसान की जिंदगी में धीरे 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 ऐसे घुसती है, उसको समझ में नहीं आता है कि ये जो समस्या मेरी जिंदगी में आई है वो कहां से आई है। उसको ऐसे लगने लगता है कि ये मैथमेटिक्स तो बहुत टफ है यार, ये सर तो ठीक से नहीं पढ़ाते यार, ठीक है, ये इस दोस्त की वजह से यार आई एम नॉट एबल टू फोकस, यार मुझे जेई नहीं करना चाहिए यार, मुझे तो डॉक्टर बन जाना चाहिए था यार, मुझे तो म्यूजिशियन बन जाना चाहिए था यार। वो कहां कहां से कुछ भी आइडियाज लेकर आता है, इसीलिए लेकर आ रहा है क्योंकि उसका विल पावर कम हो रहा है, उसका डिटर्मिनेशन कम हो रहा है, उसकी जिंदगी में वो लेजीनेस बढ़ रही है, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ रहा है। तो पॉइंट ये है कि तीसरे चक्र को, थर्ड चक्र को क्लीन रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको सैलेड, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट, ज्यादा से ज्यादा पानी, ये सब आपके डाइट में होना चाहिए। भोजन को आपको चबा चबा के खाना चाहिए। आपका जो सलाइवा है, आपकी जो लार है, वो आपके भोजन के अंदर मिलनी चाहिए। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो भोजन को आप जितना चबा चबा कर खाएंगे, उतना सलाइवा उसके अंदर मिक्स होगा, उतना अच्छे से जाके वो डाइजेस्ट होगा। भोजन को खाते खाते यदि आप बीच में पानी पिएंगे, तो आपका जो डाइजेस्टिव जूस है बॉडी के अंदर, वो डाइल्यूट हो जाएगा और आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपकी बॉडी के अंदर, पेट के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर जाके जमा होगा, आपकी बॉडी की सारी एनर्जी को खींच डालेगा और आपका सारा जो एंथुजियाज्म है वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो भोजन को चबा चबा के खाना है, बीच में पानी नहीं पीना है, सूर्यास्त के बाद भोजन कम से कम करना है या फिर हो सके तो नहीं करना है। ये बहुत ही खराब कल्चर है कि रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे बंदे रूम के अंदर मैगी बना बना के खा रहे हैं। बहुत ही खराब कल्चर है। ठीक है, उनको लग रहा है कि नहीं यार स्टूडेंट लाइफ है, लेट्स एंजॉय। ठीक है, और उसका मजाक भी बनाते हैं लोग। एक मैंने कहीं चुटकुला देखा था कि 2 रूममेट थे, वो मैगी बनाने का प्लान उन्होंने इसीलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि वो मैगी बनाने के बाद वो जो आती है ना केटल, उसको वॉश कौन करेगा। ठीक है, आपका वीडियो स्टक हो गया। हेलो, हाँ सर, हेलो। हाँ, तो वो चुटकुला आप तक पहुंच गया। हाँ हाँ, हाँ, पहुंच गया सर। तो वो मैगी के मतलब ऊपर हॉस्टल आपको वाले मजाक लोग तो नहीं बहुत बनाना रिलेट होता कर है। यू पाएंगे नीड टू उससे। अंडरस्टैंड कि इस प्रकार का जो फूड है हम्म। वो आपके तीसरे चक्र को बिगाड़ रहा है, आपके अंदर एंथुसियाज्म कम करेगा, विल पावर को खत्म करेगा, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो भोजन को चबा चबा के खाना है, बीच में पानी नहीं पीना है, सूर्यास्त के बाद कम से कम भोजन करना है, और दिन भर जो भी भोजन करना है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सैलेड होना चाहिए, फ्रूट होने चाहिए। ये भी मेरी कोर स्ट्रेंथ, अगेन कोर स्ट्रेंथ 2004, तब से ही मैं हमेशा से जूस पर जीता था, शेक वगैरह पीता था, शाम के समय कम से कम भोजन लेता था, सुबह अर्ली मॉर्निंग जग जाता था, 4 बजे जग जाता था और रनिंग करता था। एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करता था मैं, बस रनिंग करता था। अल्टीमेटली मेरा उद्देश्य ये रहता था कि मैं एनर्जी लेवल्स अपने बरकरार रखूं, फोकस्ड रहूं, क्योंकि चीजें ज्यादा चमकती नहीं हाँ थी। सर। आप समझिए ना, आई वाज स्मार्ट गाय। चीजें चमकती नहीं थी क्योंकि फाइट मारने से चीजें होती थी। तो ये सारे पॉइंट्स है जो कि मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा। आप आपके लिए जो व्यास एडिफिकेशन ने जो स्ट्रेटेजीज बना रखी है, आप उनका पालन कीजिए, नींद पूरी लीजिए, खाना आप सात्विक खाइए, सुबह जल्दी जग जाइए। ठीक है, और विजुलाइज कीजिए। मैं हमेशा से विजुलाइज करता था। 2004 में कोई स्मार्टफोन नहीं, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं, उस टाइम में भी मैं विजुलाइज कर लेता था कि मैं यहाँ से आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा तो बॉम्बे ऐसा मिलेगा, है ना, वहां पर ऐसी दुनिया होगी, वैसे लोग होंगे, ऐसा कल्चर होगा, वो सब जीऊंगा, बढ़िया मस्ती करूंगा। आज तो आपके पास सब कुछ मौजूद है, पूरा आपके पास बढ़िया से कैंपस टूर मिल जाता है। आईआईटी बॉम्बे का ड्रोन के द्वारा पूरा 3D कैसा आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी कानपुर कैसा है, मद्रास कैसा है, दिल्ली कैसा है, एनआईटी कैसे हैं, और आपका जो भी फेवरेट कॉलेज है, वीआईटी वॉटेवर, वो कैसा है। आप उस रियलिटी के अंदर अपने आप को एंगेज कीजिए। आप समझ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी जिंदगी में ये सब रास्तों को बहुत आसानी से पार कर सकते हैं, बस आपको पता होने चाहिए।
हाँ सर। तो सर मेरे को बहुत अच्छा लगा ये कन्वर्सेशन करके, मुझे खुद बहुत सीखने को मिला, बहुत मजा आया। तो मुझे लगता है हमारी ऑडियंस भी इससे बहुत कुछ सीख पाएगी, और खासकर जो अभी एस्पिरेंट्स है किसी एग्जाम के, वो तो बहुत ज्यादा चीजें आपसे सीख पाएंगे। तो अब मैं ऑडियंस से कह रहा हूँ कि आपको अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, आप अपने व्यूज को कमेंट कीजिए, आप आगे किन टॉपिक्स पे चर्चा सुनना पसंद करेंगे उसको कमेंट कीजिए। थैंक यू हितेश सर। ठीक है पुनीत जी, नमस्ते। नमस्ते सर।